स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। मेरी आज की इस ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लाइकोपोडियम की स्पोरोफाइट यानी जो उसका मुख्य पादप शरीर है जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है, उसकी बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम में पाए जाने वाले जनन के बारे में। लाइकोपोडियम में जनन दो विधियों के द्वारा होता है, कायिक जनन होता है और बीजाणु द्वारा जनन होता है। कायिक जनन टेरिडोफाइट्स के अंदर कॉमन नहीं है, लेकिन कम से कम 4-5 मेथड ऐसे हैं जो कि लाइकोपोडियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जेमा या पत्र कलिकाओं द्वारा। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये लाइकोपोडियम लूसिड्यूलम और लाइकोपोडियम सिलेगो में जेमा या पत्र कलिकाओं द्वारा कायिक जनन होता है। ये छोटी कलिका बड, जैसे बल्बिल्स की अगर हम बात करते हैं तो बल्बिल्स एक्चुअली बड का फॉर्म है ना। तो ये एक छोटी सी कलिका की तरह की संरचना होती है। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे बल्बिल जैसे बनाया हुआ है, यहाँ पर जर्मिनेशन इसमें दिखाया गया है। तो जेमा या बल्बिल जो होता है, कई बुक्स के अंदर जेमा और बल्बिल अलग अलग लिखा होता है, कई बुक्स में ये एक ही लिखा होता है ना। दोनों संरचना ये होती है कि पत्तियां जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो पत्ते एक रूपांतरण के फॉर्म में मोटी हो जाती हैं, मासल हो जाती हैं, है ना। लीव्स मासल हो जाती है। मासल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो रिजर्व फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ जो होता है वो एकत्रित कर लेती हैं और एक कलिका के फॉर्म में, जैसे पास पास होता है ना, अक्ष के चारों तरफ एकत्रित हो जाती हैं। तो जब पादप से ये पृथक होती हैं, यानी टूट के जब गिरती हैं, तो इनसे अपिस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और ये वृद्धि करके नए पादप को विकसित कर लेती हैं। तो बल्बिल और जेमा, जैसे कि अगर उसमें देखें, हम संरचना के फॉर्म में देखें तो ये भी इस तरह की और ये भी इस तरह की है ना। तो ये इसकी मासल लीव्स हैं और ये एक अक्ष यानी बीच में जो तना है ना, तो अक्ष के चारों तरफ एकत्रित होकर एक कलिका की तरह की संरचना का निर्माण करती हैं, पादप से नीचे गिरती हैं और उनमें जर्मिनेशन होता है और नए पादप का निर्माण करती हैं। तो नीचे अपिस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, ऊपर इसके अंदर अक्ष का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है प्रसुप्त कलिकाएं, रेस्टिंग बर्ड, जैसा कि उनका नाम बता रहा है। एग्जाम्पल इसका है लाइकोपोडियम इनंडेटम। ये जो अनफेवरेबल जो कंडीशन आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां, जो पादप के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उसमें जो इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, पर है ना, जो स्टेम अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है इसका, उसके एपेक्स पर, उसके शीर्ष पर एक कहेंगे मोटा सा आवरण एकत्रित हो जाता है ना। या अंडरग्राउंड नहीं हो तो मैं इसको इस तरह से आपको चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे तना है, तने का कोई भी भाग, इससे पहले वाली क्लास में मैंने, ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि प्रोस्ट्रेट होते हैं, श्यान होते हैं, उदर्भ होते हैं, पेंडेंट होते हैं, आरोही फॉर्म में होते हैं। तो लाइकोपोडियम की अनेक जातियां जो हैं वो अलग अलग हैबिटाट शो करती हैं। तो यहाँ पर जैसे हम माने कि कोई भी अक्ष है या तना है, ये छोटी पत्तियां, माइक्रोफिलस है, छोटी छोटी पत्तियां हैं। अब ये इसका शीर्ष है ना। शीर्ष वो भाग जहाँ से पौधा वृद्धि करता है। तो होता यह है कि अनफेवरेबल जब कंडीशन आती हैं तो पूरा पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है, जितना भी भाग है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इसका शीर्ष होता है, शीर्ष के चारों तरफ एक मोटा आवरण इस तरह से इकट्ठा हो जाता है और एक इस तरह की एक परसिस्टेंट संरचना बन जाती है और ये मिट्टी में गिर जाता है। बाकी तो पौधा नष्ट हो गया है, तो ऊपर वाला भाग जो होता है वो मिट्टी में रहता है। कब तक रहता है? जब तक कि प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं। जैसी परिस्थितियां फेवरेबल आई, अनुकूल आई, जो उसको वाटर चाहिए वो मिल गया, जो कंडीशन उसको नमी वाली चाहिए वो मिल गई, तो उसमें फिर जर्मिनेशन होता है और नए टेरिडोफाइट्स का निर्माण हो जाता है। तो हम इसको रेस्टिंग बर्ड के द्वारा रिप्रोडक्शन कहते हैं।
रूट ट्यूबरकल्स द्वारा, गुलिकाएं, मूल गुलिकाएं, नाम बता रहे हैं, मूल पर, मूल जो उसकी जो जड़ें हैं वहाँ पर इनका निर्माण होता है। एग्जाम्पल होता है लाइकोपोडियम सरनम में ये मिलता है, लाइकोपोडियम रेमुलोसम में ये पाया जाता है। तो एग्जाम्पल ज़रूर हमेशा याद रखिए। तो इसमें क्या होता है कि वलकुट से, अब मैं वापस एक तने को लेती हूँ, है ना, तने के बीच वाले भाग को हम कहते हैं जाइलम, फ्लोएम, रंभ मिलता है, ये रंभ हो गया, ठीक है, ये स्टील हो गई इसकी, और ये एपिडर्मिस हो गई, और यहाँ पर ये भाग कहलाता है कॉर्टेक्स या वलकुट, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इस तरह देखते हैं, बीच में रंभ और ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके, तो ये कॉर्टेक्स से ये किसके भाग है, सॉरी ये तन हम सॉरी मैं वापस आपको बोलती हूँ, हम रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूट में भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बीच में स्टील है, कॉर्टेक्स है और एपिडर्मिस है। तो यहाँ पर वलकुट जो है, वलकुट ये रीजन है ना, तो इस वलकुट से जो सेल हैं, जो पेरेन्काइमेटस सेल हैं, जब मैंने ये आपको रूट की आंतरिक संरचना बताई थी, बताया था, तो पेरेन्काइमेटस सेल हैं उनमें प्लोरीफरेशन होने लगता है। प्लोरीफरेशन को हम इंग्लिश में कहते हैं पचुरोद्भवन, मतलब वो फूलने लगती हैं कोशिकाएं, ट्यूबर की तरह है। जैसे कहीं हम कहीं किसी भी जगह पर आप देखते हैं कभी पत्ती के ऊपर एक ऐसे ट्यूबर गांठ की तरह की संरचनाएं दिखने लगती हैं, है ना, कोई माल फॉर्मेशन हो जाता है उस तरह। तो ये इस तरह से प्रोलिफरेट हो जाती हैं और इस तरह से बाहर आ जाती हैं, गांठ की तरह ये बाहर रखती है। तो ये कंद की तरह, ट्यूबर की तरह की संरचनाएं होती हैं। और जब ये मदर प्लांट से, मातृ पौधे से गिर जाती हैं, ये ट्यूबर यहाँ दिख रहा है, ये मातृ पौधे से गिरती हैं, इनमें जर्मिनेशन हो जाता है और ये नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह ये रूट से मूल गलिकाओं के द्वारा ये होता है। अब एडवेंटिशियस शाखाओं के द्वारा, एडवेंटिशियस इसे हिंदी में कहते हैं अपिस्थानिक कलिकाएं, शाखाएं नहीं, कलिकाओं के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सम, एग्जाम्पल इज लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सन। इसमें क्या होता है, स्तंभ, स्तंभ यानी तने के जो आधारी भाग पर अपिस्थानिक कलिकाएं विकसित होने लगती हैं, है ना। तो जैसे ये तना है तो तने के यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी बड्स का निर्माण होने लगता है, और ये अपिस्थानिक इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये कॉर्टेक्स रीजन से नहीं बन रही है ना, अब एपिडर्मिस से इनका निर्माण हो रहा है, बाहर से इनका निर्माण हो रहा है। फिर ये इस पौधे से नीचे गिरती हैं, टूटती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं, नए टाइडोफाइट के स्पोरोफाइट को बनाती हैं। तो इस तरह से इनमें अपिस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन तो एक नॉर्मल मेथड है। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, खंडन यानी ज़्यादातर ये जो क्या बोलते हैं विसर्पी जातियाँ जो है ना, क्रीपिंग फॉर्म्स जो हैं, उनमें ये मिलता है ना। इसको इस चित्र के द्वारा मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल इसमें इनंडेटम दिख रहा है। जैसे अपन क्रीपिंग जाति की बात कर रहे हैं, तो क्रीपिंग जाति में डाइकोटोमस शाखन है, ये डाइकोटोमस यहाँ पर शाखन है ना, इस तरह से शाखन चल रहा है ऐसे, और इसके ऊपर पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो अब क्या होता है कि जो पौधा है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई या पौधे की मृत्यु होनी शुरू हो गई, तो उसके जो पुराने भाग हैं वो टूटने शुरू होते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ से गलना शुरू हुआ तो ये यहाँ तक गल गया, यहाँ तक गल गया, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो दो शाखाएं अलग हो गई, एक ये शाखा और ये शाखा, है ना। तो इतना भाग अलग हो गया तने का, तो ये एक नए पौधे को बना जन्म दे देगा और ये एक नए पौधे को जन्म दे देगा। तो एक पौधे में टूटने से, फ्रेगमेंटेशन होने से दो नए पौधे का निर्माण होता है। तो किसी भी कारणवश जो भाग अपक्षय हो गया, ऐसा कहते हैं डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स, डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स। तो जैसे द्विभाजी बिंदु तक यहाँ पहुँचे, वापस बताऊँ, जैसे द्विभाजी बिंदु तक यहाँ तक पहुँच गए, ये दो शाखाएं अलग हो गई, ये दो शाखाएं अलग हो गई। तो इस तरह से दो नए स्वतंत्र पौधों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये 5 मेथड थे जिसके द्वारा लाइकोपोडियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो बनते हैं, जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो है, मेन जो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, या हम इसे कहते हैं जनन स्पोर्स के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन।
जब मैंने जनरल कैरेक्टर्स आपको बताए थे, पढ़ाए थे, तब ये बताया था कि स्पोर्स का निर्माण जो होता है वो स्पोरेंजिया में होता है। बीजाणु जो होते हैं वो स्पोरेंजिया में या बीजाणुधानियों में बनते हैं, और बीजाणुधानियाँ जिन पर्णों पर लगी रहती हैं उन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखें, स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण के ऊपर पाई जा रही हैं बीजाणुधानियाँ, और बीजाणुधानियों में पाए जाते हैं स्पोर्स। तो हम स्पोरोफिल की जब बात करते हैं तो स्पोरोफिल जो है, चूंकि मुख्य पादप शरीर पर है, स्पोरोफिटिक 2x होता है, उस पर जब स्पोरेंजिया बनती हैं तो वो भी डिप्लॉइड होती हैं, 2x या 2n होती हैं। लेकिन स्पोरेंजिया में जो स्पोर मदर सेल बनती हैं उनमें मियोसिस की क्रिया होती है, मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और जब स्पोर्स का निर्माण होता है तो वो हैप्लॉइड या अगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड जब जर्मिनेट करते हैं तो जिस थैलस का निर्माण करते हैं वो थैलस भी एक्स होता है, और इसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट या युग्मोद्भिद, ठीक है। गैमीटोफाइट जो होता है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, इसीलिए इसे थैलस कहते हैं। क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन होती है तो इसे प्रोथैलस भी कहते हैं। तो गैमीटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट्स का वो प्रोथैलस कहलाता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पोरोफिल होते हैं वो मिलकर शंकुओं का निर्माण करते हैं, और शंकु जो होते हैं वो इनके टेरिडोफाइट्स के शीर्ष पर पाए जाते हैं ना। तो शीर्ष पर यहाँ पर शंकु यानी अनेक सारी स्पोरोफिल मिलकर शंकुओं का निर्माण करते हैं। इसे हम इंग्लिश में स्ट्रोबिलस या कोन भी कहते हैं, स्ट्रोबाइलस और कोन भी इनको कहा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं स्पोरोफिल या स्ट्रोबिलस या कोन से। इस लाइकोपोडियम के दो उपवंश से, यूरोस्टेकिया और ओफेलोस्टेकिया, उन दोनों में ही शंकुओं का निर्माण में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। यूरोस्टेकिया उपवंश में अधिकतर जातियों में स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण जो हैं वो कायिक पत्तियों के समान ही होते हैं तथा संगठित होकर स्ट्रोबिलस का निर्माण नहीं करते हैं। इनमें बीजाणु पर्ण व कायिक पत्तियां समान रूप से वितरित रहती हैं। ये मैंने जनरल जब इनके कैरेक्टर बताए थे तभी भी आपको बताया था, समझ में आ गया। जो कायिक पत्तियां हैं और जो स्पोरोफिल कौन, जिन पर की बीजाणु धानियाँ पाई जा रही हैं, उन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। तो जब वो एकत्रित होते हैं इस तरह से एक कॉम्पैक्ट शंकु नहीं बनाते हैं, स्ट्रोबिलस कॉम्पैक्ट नहीं बनाते हैं लेकिन एकत्रित तो होते हैं, तो उसमें जो स्पोरोफिल हैं और उसके पास जो बीजाणुपर्ण हैं उनकी संरचना जो होती है वो सिमिलर होती है। ये सिलेगो का चित्र है, यहाँ पर आप देखेंगे। इस में आधारी भाग में सभी कायिकपर्ण होते हैं तथा इसके बाद कायिकपर्ण व बीजाणुपर्ण एकांतरण क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस अवस्था को सिलेगो अवस्था कहते हैं। ये सिलेगो का पूरा यहाँ से यहाँ तक चित्र है। स्पोरोफाइट है ये, इसका तना है, पत्तियाँ हैं, जड़ है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि सिलेगो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिलेगो स्टेज, सिलेगो अवस्था क्या है। तो सिलेगो अवस्था में क्या होता है कि लाइकोपोडियम सिलेगो में शीर्ष पर, अभी मैंने बताया था जो स्पोरोफिल जो होते हैं जब बीजाणुधानी हमेशा शीर्ष पे बनती हैं, क्योंकि ये यूरोस्टेकिया जाती है तो यहाँ पर एक कोन जो है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो पिछले चित्र में था ना कि यहाँ पर पीले कलर के कोन दिखाई दे रहे थे, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ इस शीर्ष पर इस जगह पर बीजाणुधानियाँ हैं, ठीक है। तो सभी कायिकपर्ण, आधारी भाग पर तो पूरे कायिकपर्ण ही हैं, यहाँ पे कोई स्पोरोफिल नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कुछ शीर्ष के भाग से यहाँ पर कुछ भाग में कायिकपर्ण और बीजाणुपर्ण एकांतरण क्रम में लगते हैं। एकांतरण से क्या मतलब होता है, एक कायिक एक बीजाणु, एक कायिक एक बीजाणुपर्ण, एक कायिक एक बीजाणुपर्ण। तो बीजाणुपर्ण में होगा तो उसमें तो बीजाणुधानियाँ पाई जाएंगी, और कायिक होगा तो उसमें बीजाणुधानियाँ नहीं पाई जाएंगी। इस अवस्था को क्या कहते हैं, सिलेगो अवस्था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है और ये सिलेगो अवस्था क्या है ये पूछा जाता है।
एक और क्वेश्चन इसी में बनता है, यूरोस्टेकिया जाति का एक और एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, जो कि एपिफिटिक होता है। इसमें क्या होता है कि बीजाणुपर्ण है ना, ये बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल जो हैं वो कायिक पत्तियों से छोटे होते हैं। बीजाणुपर्ण कायिक पत्तियों से छोटे होते हैं तथा शाखाओं के शीर्ष पर शंकु का निर्माण करते हैं तथा शंकु युग्म या पेड़ में लंबे वृंत पर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पोडिया। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज पोडियम। सिंगल है तो हम पोडियम कहेंगे, और प्लूरल हो जाएगा तो डिया ए लग जाता है ना, जैसे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया। एक है तो स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया, ऐसे पोडियम और पोडिया। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें स्टेम है, स्टेम से जहाँ पर शीर्ष पर, जहाँ पे ये शंकु का निर्माण हो रहा है ना, शीर्ष पर ये शंकु का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लंबी शाखा पर, एक लंबे वृंत पर ये उत्पन्न होते हैं और पेयर में पाए जाते हैं। युग्म है ये, युग्म में ये उपस्थित होते हैं, इसको हम कहते हैं पोडिया। तो ये क्वेश्चन जो 1 मार्क क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पोडिया, व्हाट इज पोडियम, तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे पूरा, ये पूरी डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। अब आते हैं रोपेलोस्टेकिया। रोपेलोस्टेकिया में बीजाणुपर्ण सामान्य पर्ण की तुलना में छोटे और हरे रंग के होते हैं। बीजाणुपर्ण जो होते हैं, ये पर्ण है, मिसप्रिंट हुआ है। बीजाणुपर्ण का आधारी भाग चौड़ा होता है और किनारे दांतेदार होते हैं, यानी आधारी भाग इस तरह से चौड़ा होगा और इसके जो किनारे मार्जिन जो होंगे वो इस तरह से दांतेदार होंगे, ऐसे डेंटेड, है ना। बीजाणुपर्ण संगठित होकर सुस्पष्ट स्ट्रोबिलस या शंकु का निर्माण करते हैं और प्रत्येक शंकु में एक केंद्रीय अक्ष होता है जिस पर सर्पिल क्रम में बीजाणुपर्ण विन्यासित होते हैं। ठीक है, तो एक अक्ष है, इस अक्ष के अंदर इस सर्पिल क्रम में इस तरह से बीजाणुपर्ण लगे होते हैं और एक कॉम्पैक्ट शंकु का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक बीजाणुपर्ण के आधारी भाग पर अथवा उसके कक्ष में बीजाणुधानी उपस्थित होती है। चित्र के द्वारा देखिए, ये एक कॉम्पैक्ट शंकु है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, ये तो कायिक पर्ण है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं अलग बिल्कुल दिख रहे हैं, ये क्या है, स्पोरोफिल हैं। ये स्पोरोफिल एकांतरित क्रम में स्थित हैं, और अक्ष यानी इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक अक्ष है, अक्ष के चारों तरफ ये लगे हुए पाए जा रहे हैं। ओके, अगर एक बीजाणु पर्ण को आप देखेंगे तो बीजाणुपर्ण में अभी बताया था डेंटेड होते हैं, इसके जो किनारे हैं वो डेंटेड हैं, इस तरह से पाए जाएंगे, और इसके अक्ष पर या इसके सेंटर में या कक्ष पर पाई जाती हैं बीजाणुधानियाँ। तो ये एक बीजाणुपर्ण है जिस पे मिलती है बीजाणुधानी, एक पर्ण पर एक बीजाणुधानी मिलती है। ये इसका काट है, ये इसका एलएस में एक भाग दिख रहा है, तो एलएस में जो बीजाणुपर्ण है वो सेक्शन में कट गई, ये बीजाणुपर्ण है, और ये दिख रही है हमको बीजाणुधानी, यानी पर्ण के ऊपर, ये जो पर्ण है उसके ऊपर पाई जा रही है बीजाणुधानी, इस तरह से है, और ये सेक्शन में कटी है। ये पूरे कोन का एलएस है, ये वाला भाग कोन का एलएस है। एलएस मतलब लंबवत काट किया गया, इस शंकु का ऊपर से नीचे तक इस तरह से लंबवत काट किया गया है। तो इस लंबवत काट में सबसे बीच में यहाँ पर एक अक्ष दिख रहा है, ये अक्ष देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक अक्ष दिख रहा है, और इस अक्ष के चारों तरफ बताया था ना एकांतर क्रम में व्यवस्थित है, तो आप एकांतर क्रम यहाँ देखिए क्लियर, एक ऊपर इसका देखो अक्ष, ये नीचे दिख रहा है, ये नीचे ये ऊपर इस तरह से दिख रहा है, तो ये एकांतर हो गया। इस तरह से इनका एकांतर क्रम होता है, चारों तरफ ये मिलते हैं, तो ये स्पोरोफिल हो गया, और इसके ऊपर पाई जा रही है स्पोरेंजियम, तो हर एक स्पोरोफिल पर एक स्पोरेंजियम यहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये एलएस शंकु है। ये चित्र प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। स्पोरेंजिया कैसी होती हैं? स्पोरेंजिया जो होती हैं वो किडनी शेप्ड होती हैं, वृक्काकार होती हैं, इस तरह से उनका आकार होता है, वृक्काकार होती हैं, और स्फेरिकल भी हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं, ये इस तरह से सव्रंत होती हैं, उन पर व्रंत पाया जाता है, यानी जब स्पोरोफिल होता है उससे जब वो निकलती हैं इस तरह से
तो वो व्रंती, हर छोटा सा व्रंत उनमें मिलता है, तथा सबसे भीतरी परत उसकी टेपेटम कहलाती है। एक स्पोरेंजियम की सबसे भीतरी जो परत होती है वो टेपेटम कहलाती है, जो बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो बीजाणुधानी में सभी बीजाणु एक ही आकार के होते हैं। तो लाइकोपोडियम जो है वो होमोस्पोरस होता है, सम बीजाणुक होता है। इस स्थान से बीजाणुधानी फटती है, जिस स्थान से बीजाणु, इसमें एक लाइन यहाँ मिस हुई है, एक झिर्री, एक स्लिट होती है बीजाणुधानी में, एक पतली सी स्लिट पाई जाती है, झिर्री जिसे हिंदी में कहते हैं ना। झिर्री से, झिर्री वाले भाग को, उसको हम जो नाम देते हैं उसको कहते हैं स्टोमियम। झिल्ली वाला भाग जो होता है उसको, वो एक वर्ड है, उसको कहते हैं स्टोमियम। उस स्टोमियम वाले भाग से, उस स्थान से बीजाणुधानी का स्फुटन होता है, यानी वो फटती है ना। और बीजाणुओं का डिस्पर्सल या प्रकीर्णन होता है। और बीजाणुधानी का जो परिवर्धन है वो यूस्पोरेंजेट प्रकार का होता है। परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्धन, ठीक है, परिवर्धन होगा यहाँ पर। तो बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजेट प्रकार का होता है। और यूस्पोरेंजेट प्रकार का डेवलपमेंट क्या होता है, इसको मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, इसकी पूरी एक क्लास ली थी, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे बस इतना बता सकती हूँ कि ग्रुप ऑफ इनिशियल्स जो होते हैं, प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह से जब स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं तो उन्हें यूस्पोरेंजिएट प्रकार कहते हैं। और केवल सिंगल से डेवलप होते हैं तो हम उसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से इनका डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम इसको यूस्पोरेंजिएट प्रकार कहते हैं, ठीक है। अब संरचना चित्र के द्वारा हम देखते हैं इसकी। ये एक स्पोरेंजियम का एलएस लंबवत काट देख पा रहे हो। ये अभी बताया था सवृंत होती है, यहाँ आप इसका स्टॉक देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस मदर सेल या स्पोर मदर सेल कहलाती हैं, इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं एसएमएस, राइट। अब सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो स्पोरेंजियल वॉल होती है ना, वॉल है जिसको हम कहते हैं बीजाणुधानी भित्ति, स्पोरेंजियल वॉल, ओके। और इसके अंदर का जो भाग है उसको कह रहे हैं टेपेटम। वॉल के अंदर का जो भाग कहलाता है उसको हम कह रहे हैं टेपेटम। इन शॉर्ट हम उसको दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्पोर मदर सेल का जो बाहरी भाग, सबसे भारी भाग है, उसको हम कह रहे हैं टेपेटम। टेपेटम पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम। टेपेटम आगे चल के जब स्पोर का निर्माण होता है तो ये अबॉर्ट हो जाती है, इनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और जो स्पोर्स का निर्माण होता है वो उनको पोषण देने का काम करती हैं। तो यहाँ पर जो पूरी संरचनाएं अभी हैं स्पोरेंजियम में वो डिप्लॉइड हैं, द्विगुणित हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, जब स्पोरेंजिया पढ़ाया था उस वीडियो को आप देखिएगा। तो यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि स्पोरोजिनस मदर सेल जो है वो 2x है। स्पोरोजिनस मदर सेल, जो स्पोर मदर सेल भी इसको कहते हैं, इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने से ये आप सब जानते हैं कि एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। इफ स्पोर मदर सेल इज 10, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे, अगर स्पोरोजिनस मदर सेल 10 हैं और मियोसिस में से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो कितने स्पोर्स का निर्माण हो जाएगा? 40, ठीक है। तो एक स्पोर मदर सेल में इस तरह से 1 2 3 और एक स्पोर दिखेगा पीछे, तो 4 स्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से जब ये अलग होते हैं तो टोटल 40 स्पोर्स बन जाते हैं, ओके। तो ये 40 स्पोर्स जो होते हैं वो मियोसिस के द्वारा बन रहे हैं। तो अब ये मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो ये अब N या X हो गए, यानी ये हैप्लॉइड हो गए, है ना। और इनसे जब जर्मिनेशन के द्वारा जिस संरचना का निर्माण होगा वो भी अगुणित होगी, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्पोर्स जो हैं, जब एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बन रहे हैं तो इसको हम कहते हैं स्पोर टेट्राड, स्पोर चतुष्क हिंदी में उसको बोलते हैं। तो स्पोर चतुष्क जो है वो मियोसिस के द्वारा इसका निर्माण होता है। और अभी मैंने बताया कि सारे जो स्पोर्स होते हैं वो सारे स्पोर वो है सम स्पोरस हैं, यानी एक होमोस्पोरस होते हैं, एक ही समान होते हैं।
तो ये होमोस्पोरस होता है। सभी स्पोर्स का आकार और कार्य समान होता है। अब इसका स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे, ये पढ़ेंगे, और उससे युग्मोद्भिद का जो निर्माण होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्पोर की सबसे पहले ले लेते हैं संरचना। स्पोर जो है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है, यानी स्पोर से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो ये अगुणित अवस्था आगे चलकर गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये पहली कोशिका कहलाती है। इसका जो डायामीटर है, स्पोर्स का जो डायामीटर होता है वो 0.03 मिलीमीटर, यानी बहुत छोटी संरचना है ना। मिलीमीटर खुद कितना कम होता है, और वो भी 0.03 मिलीमीटर ये होता है। इसमें दोहरी मोटी भित्ति द्वारा ये घिरा रहता है। ये जो चित्र दिख रहा है आपको स्पोर का, ये इसकी आउटर सरफेस है। अगर इसको पूरा चित्र के द्वारा मैं बताऊं तो इसको इस तरह से ये दोहरी भित्ति हो गई है ना, और इसके शीर्ष पर ट्राई रेडिएट रिज पाई जाती है। ये आप ऊपर ही देख पा रहे हो, ये ट्राई रेडिएट रिज है, त्रिअरीय खांच एक रहती है। ये वो जगह होती है जहाँ से स्पोर वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और जर्मिनेशन यहाँ से होता है ना, जो जर्म ट्यूब निकलती है वो यहाँ से निकलती है। तो ट्राई रेडिएट रिज होती है, और स्पोर भित्ति की जो स्पोर भित्ति आंतरिक कणिका में परत होती है, यानी ग्रेनुलर, तथा बाह्य भित्ति जो होती है वो लैमिनेटेड या स्तरीय होती है। यानी जो मैं बाहरी भित्ति बना रही हूँ ये इस तरह से रहेगी, है ना, इस तरह से पाई जाएगी। इसका जो कोशिका द्रव है एज यूजुअल उसके अंदर एक केंद्रक होता है और रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे बीज में खाद्य पदार्थ रहता है, संचित खाद्य पदार्थ, ऐसे इसमें भी संचित खाद्य पदार्थ रहता है, और संचित खाद्य पदार्थ यहाँ ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में रहता है। ऑयल जो होता है वो भोजन के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, स्टार्च नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से स्पोर की संरचना हो गई। अब स्पोर का जर्मिनेशन हम पढ़ेंगे, और स्पोर के जर्मिनेशन से क्या होगा, स्पोर के जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइट का निर्माण होगा उसके बारे में बताऊंगी। जैसे आप यहाँ देखिए ये स्पोर है, स्पोर से ये ट्राई रेडिएट रिज थी, ये वाली रिज, यहाँ से यहाँ पर ये गैमेटोफाइट बना, जिसे अर्ली गैमेटोफाइट कहते हैं, और ये मैच्योर गैमेटोफाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ये बनता कैसे है इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो ये ट्राई रेडिएट रिज यहाँ पर दिख रही है। ओके, ये जैसा कि मैंने कहा ये एक्सटर्नल संरचना है, हम इसकी आंतरिक संरचना के द्वारा देखेंगे, यानी इसका जो एलएस होगा उसके द्वारा देखेंगे। इससे पहले ये बता दूं कि लाइकोपोडियम की जो कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनमें बीजाणुओं का अंकुरण जब होता है तो वो अंकुरण के पश्चात मृदा तक पहुंचने में, मृदा पर पहुंचने के कुछ दिनों में ही हो जाता है ना। जैसे ही वो स्पोरेंजिया रप्चर हुई, स्पोरेंजिया से वो मिट्टी में आए और वहाँ पर तुरंत उनका जर्मिनेशन, कुछ घंटे में उसका जर्मिनेशन होता है। लेकिन कई जातियाँ स्पोर ऐसी होती हैं लाइकोपोडियम की जिनमें जो डिस्पर्सल होता है, जो बाहर आता है स्पोर, वो 3 से 8 वर्ष पश्चात उनका प्रकीर्णन होता है। ठीक है, जैसे बीजों में डोरमेंसी पाई जाती है ना, प्रसुप्ता पाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह से इनमें क्या होता है, जिन बीजाणुओं का अंकुरण प्रकीर्णन के कुछ दिनों बाद ही अगर हो जाता है तो वो तो ग्रीन होते हैं, वायवीय होते हैं, मिट्टी के ऊपर हैं। जब उनमें जर्मिनेशन होता है, हरी सूरज की रोशनी मिल रही है, हरी कोशिकाएं बन जाती हैं, तो वो प्रोथैलस जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, है ना। और जल्दी वो मैच्योर भी हो जाते हैं, 1 वर्षीय होते हैं, 1 ही वर्ष में वो मैच्योर हो जाते हैं। और जो बीजाणु रेस्टिंग पीरियड के बाद, विश्राम अवस्था के बाद फिर अंकुरित होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो मिट्टी में चले जाते हैं, जैसे मृदा के ऊपर गिरे और वो कुछ सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे अंदर काफ़ी मीटर तक चले जाता है, कुछ सेंटीमीटर, 3 से 10 सेंटीमीटर नीचे वो दब जाते हैं। और ऐसे दबने के कारण फिर थोड़ा जब उनकी प्रसुप्ता पूरी हो जाती है और फिर जब उनमें अंकुरण होता है तो ऐसी स्थिति में वो मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड होने से वो सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है तो क्लोरोफिल डेवलप नहीं होता है, क्लोरोफिल डेवलप नहीं होता है तो वो कलरलेस रहते हैं, रंगहीन रहते हैं। और रंगहीन रहने से क्या होगा कि वो फिर सेप्रोफिटिक हो जाते हैं,
मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, अपना भोजन वो खुद बनाते नहीं हैं। तो ये दो तरह के गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और गैमेटोफाइट के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैं गैमेटोफाइट कैसे बनता है, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर कैसे होता है, ये इस चित्र के द्वारा आपको बताती हूँ। तो सबसे क्या पहले अंकुरण के समय क्या होता है कि बीजाणु जो होते हैं वो इस ट्राइरेडियड डिस्क पे एक छोटा सा जो पॉइंट होता है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फूल जाते हैं और फूलने के बाद उनमें जो वाटर पहुँचता है अंदर, तो उनकी जो सेल जो एक यूनिसेलुलर है, जो एक सेल रहती है पूरी, उस सेल के अंदर अनइक्वल ट्रांसफर डिवीज़न हो जाता है। असमान यानी दो कोशिकाएं जो बनती हैं, ये सब जो डिवीज़न हम होगा वो सारा समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो अनइक्वल ट्रांसफर डिवीज़न होने से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक छोटी कोशिका बनती है जिसे राइजोइडियल सेल या मूलाभासी कोशिका कहते हैं, और एक लार्ज सेल बड़ी कोशिका बन जाती है जिसको हम कह रहे हैं बड़ी कोशिका, वृहद कोशिका या लार्ज सेल। ठीक है, तो ये ट्रांसफर डिवीज़न यहाँ पर हुआ और दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, राइजोइडियल सेल बन गई और एक लार्ज सेल बन गई। ठीक, तो इन दो कायिक अवस्था में बाह्य भित्ति जो उसकी है, वो जो ये खांच ट्राइरेडिएट जो रिज है वहाँ उस स्थान से अब फट जाती है। फटने से जो मूलाभासी कोशिका है वो आगे किसी प्रकार के परिवर्धन में भाग नहीं लेती है। ये एक रूडिमेंटल सेल की तरह आपको यहाँ पे दिख रही है, कहीं भी ये इसका कहीं भी आगे डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन आगे जो ये लार्ज सेल है ये लार्ज सेल डेवलपमेंट करती है। तो इसमें फिर एक डिवीज़न हुआ, यहाँ देख रहे हो आप, ये दूसरा विभाजन है ना। इसको मैं अगर इस तरह से लिखूँ, ये फर्स्ट डिवीज़न था, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट डिवीज़न हुआ। नाउ दिस इज सेकेंड डिवीज़न, और ये क्या सेकेंड डिवीज़न भी कैसा है, ट्रांसवर्स डिवीज़न। ओके, तो ये डिवीज़न हुआ। अब ये दो समान कोशिकाओं में बट गई। अब इन दो समान कोशिकाओं में बट गई तो एक कहलाती है एपिकल सेल ऊपर की तरफ, और जो आधार की तरफ है उसको कहते हैं आधारी कोशिका, बेसल सेल। ठीक, तो अब इस तरह से तीन कोशिकाएं रह गई, एक राइजोइडियल सेल, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल। ठीक है, तो अब तीन कोशिकीय अवस्था के अंदर ये बीजाणु आ गया। ओके, वापस समझा देती हूँ। पानी एब्जॉर्ब करता है ट्राइरेडिएट रिज से, ट्राइरेडिएट से पानी एब्जॉर्ब होता है, थोड़ी सी कोशिका फूलती है और उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। और डिवीज़न स्टार्ट होने का पहला डिवीज़न जो होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन अनइक्वल होता है। एक छोटी कोशिका बनती है जिसे मूलाभासी कोशिका कहते हैं और एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे वृहद कोशिका कहते हैं। आगे राइजोइडियल सेल में किसी प्रकार का कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन वृहद कोशिका जो होती है वो अनुप्रस्थ विभाजन, यानी ये दूसरा विभाजन एक और हो रहा है, और एक जो नीचे की तरफ की कोशिका है उसको आधारी कोशिका, और जो ऊपर की तरफ की कोशिका है उसे ऊपरी कोशिका या एपिकल सेल या अपर सेल कहते हैं। ठीक है, ऊपरी कोशिका में फिर क्रमिक विभाजन होते हैं और शीर्ष कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ऊपरी कोशिका के अंदर फिर एक विभाजन हुआ और इस तरह से ये एक एपिकल सेल का निर्माण हो जाता है। एक एपिकल सेल ये बनाती है, इस तरह से ये इनमें डिवीज़न होता है और एक एपिकल सेल, त्रिएक विभाजन हम कह सकते हैं, और एपिकल सेल का निर्माण होता है। इस अवस्था तक जो युग्मोद्भिद का परिवर्तन बीजाणु में उपस्थित जो अंदर तेल था, तेल की बूंदें मैंने बताई थी, तेल की बूंदें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उसकी सहायता से होता है। अब बीजाणु, अब जब आगे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा तो वो जब फाइकोमाइसिटिस कवक यानी फंजाई जब आधारी कोशिका से उसके अंदर आ जाएगी, फंजाई जब उसके अंदर प्रवेश करेगी तो हम तब बनेगा। और वो जो फंजाई जब प्रवेश करती है उसके अंदर, उसके जो माइसीलियम होते हैं, उसके जो हाइफी होते हैं उसमें प्रवेश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंडोफिटिक, अंदर है ना वो, तो हम उसको कहते हैं अंतःपादपी कवक मूल। ठीक है, तो कवक मूल का युग्मोद्भिद के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। वो कवक मूल जो होती है, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इसमें आधारी कोशिका से प्रवेश कर रही है, और आगे का जब विभाजन भी तभी होगा जब ये कवक मूल जो होती है ये इसमें प्रवेश करेगी। अगर आधारी कोशिका से कवक मूल प्रवेश नहीं करती है तो लाइकोपोडियम में गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं होगा। तो इसका अंदर आना, अंतः पादपी कवक मूल का
गैमेटोफिटिक जनरेशन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नहीं है तो गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो कवल मूल जैसी अंदर चली जाती है तो उसके स्थापित होने के पश्चात शीर्ष कोशिका सक्रिय हो जाती है और कई विभाजनों द्वारा युग्मोद्भिद का निर्माण करती है। तो जिन जातियों में वायवीय युग्मोद्भिद बनते हैं उनमें इसका विकास उसी सीजन में हो जाता है क्योंकि 1 वर्षीय हैं, और जो अंडरग्राउंड रहते हैं तो वो तो 3 से 8 वर्ष तक का समय लगाते हैं, उनमें धीरे धीरे विभाजन होता है और वो इस तरह से देते हैं। तो इस तरह से जैसे ही कवक मूल यहाँ प्रवेश करती है वो आगे बढ़ती है, यहाँ बढ़ती जाती है, यहाँ बढ़ती जाती है, यहाँ बढ़ती जाती है। इस चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये फंगल इन्फेक्शन यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह, और ये फिर जब पूरा इस तरह से इसकी बॉडी का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर जैसे ये बॉडी का पूरा निर्माण हो गया तो स्पोर जो है वो फट जाता है यहाँ ट्राइरेडिएट रिस्ट से, और वो जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो बाहर आ जाता है। इसको नेक्स्ट चित्र में मैं यहाँ आपको बताती हूँ। ये स्पोर है, ये ट्राइरेडिएट रिस्ट थी ना, यहाँ से ये फट गया इस तरह से। ये अगर हम इसको सरफेस व्यू में बताते हैं तो इस तरह से बताते हैं, और यहाँ से ये पूरा ट्यूब, ये जो गैमेटोफाइट है ये इस तरह से बाहर आ रहा है। ये जो दिख रहे हैं ये राइजोइड्स हैं, मूलाभास हैं, है ना, ये जो राइजोइड्स हैं ये मूलाभास हैं, और ये पूरी इसकी बॉडी है जो कि पैरेन्काइमेटस होती है जिसमें फंगस भी पाई जाती है, और आगे का फिर मैच्योर होके वो इस तरह से एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया अपने ऊपर धारण करती है, इसका डेवलपमेंट होता है और आगे फिर जर्मिनेट, आगे फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पोरोफाइट हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स, जो 3 टाइप्स के स्पोरोफाइट हैं, और आगे का गैमेटोफाइट से वापस कैसे स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी। आप आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हम जितने भी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा पढ़ाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, बुक्स खरीद लीजिए। कुछ दिनों में हम आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी शुरू कराएंगे, वो आपको इसी माध्यम से आपके जो लिंक है यूट्यूब का लिंक हम भेजेंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उस लिंक को शेयर करेंगे जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।